बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं रेडियो एक्टिविटी का एक हिस्सा पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है रैंडम स्पॉन्टेनियस एंड रेडियो एक्टिव डिके लॉ। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था वो अल्फ़ा, बीटा और गामा डिके से रिलेटेड था कि अल्फ़ा डीके क्यों निकलती है, अल्फ़ा रेस क्यों निकलते हैं, बीटा रेस क्यों निकलते हैं और गामा रेस क्यों निकलते हैं। और आज का जो पोर्शन है, आज का जो इस लेक्चर का बाकी हिस्सा है वो है स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम डीके एंड रेडियो एक्टिव डीके लॉ। इसमें लिखा है कि पहले तो ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, इसको स्पॉन्टेनियस क्यों कहते हैं। स्पॉन्टेनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके ये एक खुद साख्ता अमल है, ये एक खुद ब खुद वाक़या होने वाला एक अमल होता है जिसके लिए जो नेचुरली वाक़या होता है, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल लेक्चर मैं दे चुका हूँ इसके ऊपर। तो स्पॉन्टेनियस ये है कि खुद ब खुद टूटता है, खुद ब खुद एटम टूटते हैं। और रैंडम ये है कि रैंडम का मतलब है बाय चांस, जिसमें कोई प्रॉपर पैटर्न ना हो। यानी आप देखो मेरे पास डिफरेंट मार्कर है, मैं तरतीब के साथ इसको उठाऊं, फिर इसको उठाऊं, फिर इसको उठाऊं, फिर आगे, फिर इस तरह तरतीब के साथ अगर मैं जा रहा हूं तो ये एक अडर पैटर्न होता है। और अगर मैं ऐसा करूं कि या तो इस मार्कर को उठाऊं या किसी और जगह से मार्कर उठाऊं या किसी और जगह से, तो इस तरह जो जिसमें कोई तरतीब ना हो, तो ऐसे बेतरतीब चीज को जो है वो हम रैंडम कहते हैं। अब सपोज मेरे सामने क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूं, फिर उधर से पूछता हूं, फिर लास्ट में एक बंदे से पूछता हूं, तो इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। जब कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता तो ऐसी चीज को, ऐसे तरतीब को हम रैंडम ऑर्डर कहते हैं, यानी रैंडम जिसमें कोई तरतीब नहीं है। तो मतलब ये जो अमल है रेडियो एक्टिव डीके का, ये स्पॉन्टेनियस भी है और ये रैंडम भी होता है। रैंडम कैसे होता है? स्पॉन्टेनियस, सपोज अब मैं पेशावर में हूं इस वक्त, मुझे पता है कि पेशावर की जो पॉपुलेशन है ये 15-20 लाख है, इसमें जरूर कुछ लोग मरेंगे, ये तो मुझे पता है कि मरेंगे, लेकिन अब ये पता नहीं है कि कौन सा बंदा कब मरेगा। तो इस तरह एक प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर पता ना हो, तो इस तरह डिस्ट्रक्शन को, इस तरह डीके को हम रैंडम डीके कहते हैं। अब देखो रैंडम डीके, डीके मींस डेथ। जिस तरह इंसान मरते हैं, इंसान की भी एक खास लाइफ है, कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है, कोई 60 साल किसी की जिंदगी होती है, कोई 100 साल तक। 100 साल तो बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसी तरह मटेरियल में भी यही खुसूसियत पाई जाती है। कुछ मटेरियल जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डिके होती है, डेथ होता है उसका, लेकिन हम मटेरियल या नॉन लिविंग के लिए डेथ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम डिके का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यानी ये एटम कब डिस्ट्रॉय हुआ, कब खत्म हुआ, कब टूटा, इसको हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। तो आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके लॉ, डीके लॉ कहलाता है। अब अगर मैं ये कहूं, मैं सपोज कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन 20 या 21 करोड़ के बराबर है, और पूरे पेशावर की आप कंसिडर कर लो ये 20 लाख है। पेशावर की आबादी 20 लाख है और पूरी कंट्री की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 21 करोड़ है। अब जाहिर है पेशावर में जो डेथ रेट है, लोग जो मरेंगे वो कम होंगे, कम लोग मरेंगे, और पूरी कंट्री में जो है लोग ज्यादा मरते हैं। तो मतलब जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगा उसमें ज्यादा लोग मरते हैं, डेथ रेट उसमें ज्यादा होगा। और जितना पॉपुलेशन कम है उसमें लोग कम मरते हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन रेट कम होगी, उसमें डेथ रेट कम होगी। यही ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को मैं अप्लाई करता हूं मटेरियल के ऊपर। मेरे पास 2 सैंपल है, 2 स्पेसिमेन है।
एक ये है और एक ये वाला है। इस स्पेसिमेन में आप देखो तो उसमें टोटल 4 एटम है और ये स्पेसिमेन ये तकरीबन 16 एटम से मिलकर बना हुआ है। सपोज करते हैं 1 सेकंड में यहां पर 2 टूट गए, 2 रह गए, और यहां 1 सेकंड में 8 टूट गए और 8 रह गए। तो जाहिर है कि जब एटम की तादाद कम है तो उसमें कम एटम टूटते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, डिके होती है। डिके का मतलब है डिस्ट्रॉय होना। और जब सैंपल में एटम ज्यादा है तो उसमें ज्यादा एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम है ये 16 एटम है इस सैंपल के अंदर और इसके अंदर 4 एटम है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 16 है। तो यहां मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर एन। एन ये टोटल एटम की तादाद है। और फिर उसमें जब कुछ मर जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो चेंज आया, अब सपोज 16 एटम थे, 8 बच गए, तो कितना चेंज आया? 8 आया। 8 डिस्ट्रॉय हो गए, 8 बच गए। यहां पर 4 थे, 2 टूट गए और 2 बच गए। इसमें एक चेंज आता है। पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पहले इसमें 16 एटम थे, फिर 8 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 2 हो गए। हाफ हाफ मैं ले रहा हूं। तो वक्त के साथ साथ ये नंबर ऑफ एटम कम होते जा रहा है, चेंज बढ़ता जा रहा है। पहले 16 से 8 पे आ गई, फिर 4 पे आ गई, फिर 2 पे आ गई। तो इस तरह चेंज बढ़ता जा रहा है और एटम की तादाद वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। और इस तरह जब एटम की तादाद कम होगी तो मैं इक्वेशन में, मैं डेरिवेशन में एक नेगेटिव साइन का सिंबल यूज करूंगा। अब यहां मैंने लिखा है कि चेंज आर अनडिकेड एटम। एटम में या न्यूक्लियस में जो चेंज आ रहा है उसको डेल्टा एन से जाहिर करते हैं। मैं एटम का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं या न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस या एटम इसका एक ही मतलब मैं लेता हूं। अब यहां पर देखो, अगर एटम ज्यादा है तो ज्यादा एटम टूटेंगे, टूट जाते हैं। अगर एटम कम है तो कम एटम टूटते हैं। तो यहां पर देखो, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम। डेल्टा एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो चेंज आया, मतलब जो डिस्ट्रॉय हो गई, जो बच गए, उसमें जो चेंज आया, इसको डेल्टा एन से जाहिर करते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या है? डेल्टा एन क्या चीज है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी जो एटम टूटते हैं, जो एटम बच रहे हैं, जो चेंज आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -n के साथ। अगर इनिशियली नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, जाहिर है कि एटम ज्यादा है तो उसमें डेथ रेट भी ज्यादा होगा, चेंज भी ज्यादा आएगा। लेकिन नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि एटम की जो तादाद है ये वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। तो यहां पर n के साथ नेगेटिव साइन आया, तो नंबर ऑफ एटम आर डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसमें चेंज भी बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले 16 एटम थे, फिर 8 रह गए, अब चेंज कितना आया? 8 आया। फिर 4 रह गए, 12 चेंज आया। फिर 2 रह गए, 14 चेंज आया। तो इस तरह वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है? टाइम बढ़ाने से चेंज भी बढ़ रहा है। तो एक दूसरा रिलेशन आया कि चेंज इन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के साथ भी इसका एक ताल्लुक है। जिस तरह मैंने पेशावर और पूरे कंट्री का मिसाल बार बार मैं दे रहा हूं, ह्यूमन के साथ मैं उसको रिलेट कर रहा हूं। तो मतलब अगर हम एक दिन में पेशावर में डेथ रेट काउंट करें और फिर एक साल में काउंट करें, तो मतलब उसमें एक साल में ज्यादा लोग मरते हैं, एक दिन में कम लोग मरते हैं। तो टाइम के साथ भी डेथ रेट, डिके रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये दो इक्वेशन आ गए कि चेंज इन एटम, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n एंड चेंज इन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। कंबाइनिंग 1 and 2, इनको कंबाइन करो, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं। तो डेल्टा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n डेल्टा t, -n डेल्टा t। अब माइनस और प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो, उसकी जगह एक कांस्टेंट ले लो। इस कांस्टेंट को हम लिम्डा कहते हैं। लिम्डा को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जिस तरह हम एसआई सिस्टम में हमेशा एक कांस्टेंट को खत्म करते हैं, उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट देते हैं। अब यहां पर मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, वो है लैम्डा। फिर मैंने डेल्टा टी जो है, ये डेल्टा टी इधर शिफ्ट किया, डेल्टा n बाय डेल्टा टी माइनस लैम्डा n।
ये डेल्टा टी इधर शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसको मैं एक प्रॉपर नाम देता हूं, डेल्टा इन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डीके रेट और एक्टिविटीज। इसको डीके रेट कहते हैं। डीके रेट का मतलब है कि मतलब एटम की जो डिस्ट्रक्शन है, एटम का जो टूटना है, एटम की जो ब्रेकअप है, वो किस तरह सैंपल के टोटल नंबर ऑफ एटम के साथ रिलेटेड है। यानी सैंपल ज्यादा है तो डेथ रेट ज्यादा होगा, सैंपल कम है तो डेथ रेट भी कम होगा। तो यहां पर डेल्टा इन बाय डेल्टा टी जो है इसको हम डीके रेट कहते हैं। यानी किस रफ्तार से, किस अंदाज में ये जो एटम है वो स्पेसिमेन जो है, सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और एक्टिविटीज, इसको एक्टिविटीज भी कहते हैं। एक्टिविटी का मतलब है कि जो एटम का टूटने का जो अमल है इसको एक्टिविटीज कहते हैं। अब अगर मैं कोई सैंपल ले लूं जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, तो उससे खुद बहुत उसमें एटम टूटते हैं और उनसे शुआएं निकलती है, उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, और इस अमल को हम एक्टिविटीज कहते हैं, रेडियो एक्टिविटीज। अब ये डीके रेट ऑफ सैंपल है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम बट लैम्डा इज कांस्टेंट। अब ये लैम्डा क्या चीज है? व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा अगर आप देखें तो इसका मतलब है डीके कांस्टेंट। आपको पता है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू भी है कि जो लैम्डा है यहां पर डीके कांस्टेंट, तो पूरे फिजिक्स में लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, लेकिन यहां पर ये फ्रीक्वेंसी का एनालॉग है। यहां पर ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डीके कांस्टेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितने एटम डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन पर अप्लाई करूं, सपोज एक सेकंड में 10 लोग मर गए तो डीके कांस्टेंट इज लैम्डा 10 सॉरी, अगर 20 मर गए तो 20 है। यही मिसाल एटम का भी है। अगर एक सेकंड में इस सैंपल में एक एटम टूटा तो इसका डीके कांस्टेंट 1 है। अगर इसमें सपोज 8 एटम टूट गए तो डीके कांस्टेंट इज 8। डीके कांस्टेंट का मतलब है एक सेकंड में कितने एटम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो इट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हर एलिमेंट का, हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियट का डीके कांस्टेंट ये डिफरेंट होता है, और यही उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। हर एलिमेंट का, एलिमेंट टू एलिमेंट, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, लैम्डा की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। ये हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। किसी में डीके रेट ज्यादा होता है लैम्डा, किसी में कम होता है। अब अगर आप देखें लार्जर वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर लैम्डा बहुत ज्यादा है, लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसमें एटम जल्दी जल्दी टूटते हैं, जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं। यानी यहां देखो लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा करेस्पॉन्ड टू रैपिड डीके एंड वाइस वर्सा, रैपिड डीके। अगर लैम्डा ज्यादा है तो इसका मतलब है एक सेकंड में ज्यादा एटम टूट रहे हैं, तो डीके रेट इज मैक्सिमम। अगर लैम्डा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है एक सेकंड में कम एटम मर रहे हैं, कम एटम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो डीके एटम की जो लाइफ है वो ज्यादा होगी। सो इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड इनवर्स। डीके कांस्टेंट पर ईटा में बड़े क्वेश्चन आते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, तो हम तो हमेशा लैम्डा को वेवलेंथ मानते हैं, लेकिन यहां पर सेकंड मानते हैं। देखो इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड इनवर्स, एक सेकंड में कितने एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। सो डीके कांस्टेंट यानी लैम्डा इट इज द एनालॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी। ईटा में कई बार आया है, मुख्तलिफ टेस्टों में आ चुका है। अब अगर इस तरह हम करें कि मैं अगर इस इक्वेशन को, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर ए आया है, इस इक्वेशन का नाम है डीके लॉ, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, एक प्रॉपर मेथड, एक इंटीग्रेशन मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं, मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये एफएससी लेवल का एक डेरिवेशन है, कोर्स है, तो उसमें डेरिवेशन नहीं है। तो मैं यहां से इक्वेशन ए से मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा n। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए। इक्वेशन ए को अगर आप सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। अब यहां पर n क्या चीज है?
इन द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो एटम बच गए इसको इन से जाहिर करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे, यानी इसमें 8 एटम थे, ये n नॉट है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो n नॉट से जाहिर होता है, और जो बच गए, अब स्टार्ट में 16 थे, आखिर में एक बचा, तो स्टार्ट में जो 16 नंबर ऑफ एटम थे ये n नॉट है, और आखिर में जो एक बचा ये n रह जाएगा। लेकिन इस फार्मूले में लिम्डा के ऊपर भी मैंने बात की और टाइम के ऊपर भी मैंने बात की कि टाइम के साथ उसका डायरेक्टली है, लेकिन ये क्या चीज है, ये एक्सपोनेंशियल है। जिस फार्मूले में जिस तरह कैपेसिटर हम वहां पढ़ते हैं, जिस फार्मूले में ई आता है इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल या एंटीलॉग, तो इसका मतलब है कि ये मटेरियल आप जितने मर्जी उसको ले लो, इनफाइनाइट टाइम के लिए ले लो, फिर भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन बचेगा, यानी ये मटेरियल 100% खत्म नहीं हो सकता, इसका ये मतलब है। तो इस तरह डीके प्रोसेस जो है, रेडियो एक्टिविटी, ये एक एक्सपोनेंशियल फिनोमेना है, ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, और ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एटम टूटेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एटम टूटेगा। अब यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यानी जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया, अब उनका यूनिट क्या होता है। तो एक्टिविटी तो हमने पढ़ लिया कि जो एटम का टूटना होता है, जो टूटने का अमल होता है, इसको एक्टिविटी कहते हैं या रेडियो एक्टिव डिकेला। अब इस एक्टिविटी का यूनिट क्या है, तो इसके कई यूनिट्स होते हैं, और ये जो यूनिट्स है ये ईटा में या मुख्तलिफ एंट्रांस टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली रेडियो एक्टिविटी डीके का। ये 3 यूनिट बड़े अहम हैं। पहला यूनिट जो है एसआई यूनिट, वो एक्टिविटी का, वो है बेकेरेल। बेकेरेल जो है ये एसआई यूनिट है, और बेकेरेल एक्चुअल क्या चीज है, ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है, यानी 1 बेकेरेल इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। फिर अदर यूनिट जो हमारे पास है, अदर यूनिट ये है कि पहला जो यूनिट है अदर यूनिट में वो क्यूरी है। 1 क्यूरी क्या होता है, क्यूरी को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.7 × 10⁻10 बेकेरेल। ये इसका एक दूसरा यूनिट है, लेकिन ये अदर यूनिट्स में आते हैं, लाइक कमर्शियल यूनिट्स में आते हैं या ओल्ड यूनिट में आते हैं। और एक यूनिट जो है वो रदरफोर्ड है, 1 रदरफोर्ड 10⁻6 बेकेरेल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा यूनिट क्यूरी है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड है, और उसके बाद बेकेरेल होता है। तो हमारे पास एसआई यूनिट्स ये आ गए, और अदर यूनिट में ये 3 आ गए। तो पहला यूनिट बेकेरेल है, दूसरा है क्यूरी है, और तीसरा हमारे पास रदरफोर्ड है। अब इस तरह के लेक्चर को सुनने के लिए आप मेरे साथ ही रहिएगा। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर कई लेक्चर लिए हैं, और उसके बाद भी कई लेक्चर्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।